अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS302 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ी देर हो गई है, अब थोड़े से दिन रह गए हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप फाइनल टर्म की वीडियो जो है वो अपलोड कर दें, तो अभी भी खैर कुछ दिन हैं फाइनल टर्म के पेपर स्टार्ट होने में, तो आप इसे कवर कर सकते हैं। एंड आई विश कि आप सबके पेपर्स अच्छे हों। सबसे पहले तो जिन्होंने वीडियोस देखी हैं उन्हें तो पता है हम किस तरह से तैयारी करते हैं। जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता दूं कि हम एक एक MCQs या क्विज़ को जो है वो सॉल्व करते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको साथ साथ क्लियर कर लेते हैं। तो वीडियो जो है अपने को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए हमारे पास ये जो हमें पास्ट पेपर्स मिलते हैं, ये हमारे जो हैं उस सिलेबस के हैं जब हमारे 1 से 22 तक लेक्चर्स जो थे वो मिड टर्म में थे शामिल, और 23 से 45 थे जो वो फाइनल टर्म में आते था हमें सिलेबस। लेकिन अब आप जानते हैं अब हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। अब 1 से 19 तक 1 से 18 तक जो हैं वो हमारे मिड टर्म में सिलेबस होता है, और 19 और 19 से ऑनवर्ड सारा जो है वो हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस होता है। तो ऐसा होता है कि 18 से 19, 20, 21 और 22 लेक्चर्स जो हैं इनके क्विज़ आपको मिड टर्म के पास पेपर्स में मिलते हैं। तो मैंने जो मिड टर्म के अंदर इन फाइनल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको हाईलाइट किया है। तो पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनल टर्म के पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो उन जो है 19, 20, 21 और 22 लेक्चर से हैं। उसके फिर बाद फिर हम ऑनवर्ड जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारे जो हैं वो स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा जो है पार्ट 1 है वीडियो का। एक पार्ट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट जो हैं पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको इसके 2 या 3 पार्ट मिल जाएंगे। बाकी पार्ट जो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंबल ऑफ और ऑपरेशन इन ABEL। आपने एंड का क्या सिंबल होता है, और का क्या सिंबल होता है, ये हमने गेट्स के अंदर पढ़ा था। आपको याद हो तो हम एंड गेट और गेट के लिए वो डॉट या प्लस का साइन यूज़ करते थे। लेकिन जब हम गेट्स के बाद ABEL की बात करते हैं तो उसमें एंड और नोर सबके जो हैं सिंबल्स जो हैं ऑपरेशंस के वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने जितने भी आपके 4 सिंबल्स हैं ABEL में, वो मैंने चारों सिंबल्स यहाँ लिख दिए हैं। आपके नोट का जो सिंबल है वो एक्सप्लेनेटरी मार्क होता है। एंड का सिंबल जो है वो एंड का जो सिंबल है वही यूज़ करते हैं। और के सिंबल के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, और एक्स और के सिंबल के लिए हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ उसने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि और ऑपरेशन का ABEL में सिंबल क्या होगा। तो अगर वो आपसे और के अलावा एंड नोट या एक्स और का भी पूछ सकता है, तो आपको चारों मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो आपको वो जो भी पूछेगा आपने वो वहाँ से पिक कर लेना है। तो यहाँ क्योंकि वो और ऑपरेशन का पूछ रहा है और आप जानते हैं कि और ऑपरेशन के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो है ये फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैच हैज़ डैश स्टेबल स्टेट्स। एक जो लैच होती है उसकी कितनी स्टेबल स्टेट्स होती हैं। देखिए एक लैच की 2 स्टेबल स्टेट्स होती है। वो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा सकते हैं और दूसरी से वापस पहली स्टेट पर भी आ सकते होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें जस्ट जो है वो इनपुट चेंज करना पड़ता है। हम अपना इनपुट चेंज करके लैच की स्टेट को यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरी स्टेट पर जा सकते होते हैं। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि लैच की कितनी स्टेबल स्टेट्स होती हैं। तो लैच की आपके पास 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैच रिटेन्स इट्स स्टेट अनलेस। लैच जो अपनी स्टेट है वो कब तक रिटेन रखती है, कब तक चेंज नहीं करती। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम इनपुट चेंज करते हैं तो हमने स्टेट चेंज करनी हो तो उसके लिए हमें इनपुट चेंज करना पड़ता है। तो जब तक हम इनपुट चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारी जो लैच है उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो लैच रिटेन्स इट्स स्टेट अनलेस इनपुट इज़ चेंज। जब तक इनपुट चेंज नहीं होगा तब तक लैच की स्टेट भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
at s is equal to 0 and r is equal to 1 and active high SR latch is in dash condition। कहता है कि अगर आपके पास एक लैच है जिसका नाम क्या है SR लैच। SR लैच है और SR लैच के अंदर आपको पता है कि दो जो है वो आपके इनपुट होते हैं। एक इनपुट आपका S होता है और दूसरा जो है वो R होता है। कहता है अगर आप S पे जो है, आपको पता है कि हर इनपुट पे हम दो ही वैल्यूज़ दे सकते होते हैं। बाइनरी नंबर्स है ना, या तो 0 पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं। तो कहता है कि अगर आप S पर 0 पुट करते हैं और R पर 1 पुट करते हैं तो जो आपकी SR लैच है ये कौन सी है, एक्टिव हाई SR लैच। तो इस पर जो है वो आपकी जो वो लैच है वो किस कंडीशन में चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्टिव हाई SR लैच होती कौन सी है। देखिए हमारे पास दो किस्म की लैचेस होती हैं। एक हमारे पास जो है वो एक्टिव हाई लैच होती है और एक एक्टिव लो होती है। एक्टिव हाई लैच जो हमारी नोर बेस्ड लैच होती है, यानी कि जो नोर गेट से मिलके बनी होती है, वो लैच हमारे पास एक्टिव हाई लैच होती है। और जो लैच हमारी नैंड गेट से मिलके बनी होती है वो हमारी एक्टिव लो लैच होती है। तो यहाँ वो बात कर रहा है एक्टिव हाई SR लैच की। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो हमारे पास लैच होगी वो नोर गेट से बनी हुई होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर हम एक पे 0 अप्लाई करते हैं और एक इनपुट पे 1 अप्लाई करते हैं तो हमारी लैच की कंडीशन क्या होगी। देखें हमारी लैच की ये तीनों कंडीशंस होती हैं, या तो वो सेट होती है या रीसेट होती है या इनवैलिड होती है। तो हम नोट्स पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से S और R को जो है वो पुट करेंगे और हमारी क्या आउटपुट कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ हम आ गए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये नोर गेट बेस है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसका हमने चेक करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये देखें यहाँ पे हमने जो है वो नोर गेट्स यूज़ किए हुए हैं। दो गेट यूज़ होते हैं, तो नोर गेट्स हमने यूज़ किए हैं। ये हमारी एक R है और एक S है जिसमें हमने इनपुट देने और हमें आउटपुट मिलेंगे। अब सबसे पहले आप इस सर्किट को एक तो आपने देख लेना, ये सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि ये है नोर गेट। आप जानते हैं कि और गेट के अंदर हमारे पास एक भी अगर 1 आ जाए तो हमारा आंसर क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरह जो है यहाँ 0 हो यहाँ 1 हो तब भी 1 हो जाएगा, इस तरह ठीक हो गया ना। सॉरी यहाँ भी 1 होता है, और सिर्फ तब और गेट के अंदर हमारा 0 आता है जब दोनों इनपुट 0 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नोर गेट की। नोर गेट का मतलब है कि ये और से बिल्कुल उल्ट होगा। तो इसका मतलब है कि नोर गेट के अंदर 1 सिर्फ तब आएगा जब हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 1 होंगी। तो या इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक भी 1 आ जाए तो हमारी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारी जो लैच है ये सिर्फ तब सेट होगी जब हमारा आंसर 1 होगा। तो इसका मतलब है लैच की कंडीशन सेट तब होगी जब दोनों इनपुट 0 होंगे। इसके अलावा कोई भी अगर एक भी इनपुट 1 आ जाए तो हमारी जो लैच है वो सेट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम अपने जो है क्वेश्चन पे आएँ तो ये देखें, ये हमें कह रहा था कि R की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं होगी, तो ये हमारी रीसेट स्टेट पर होगी, ठीक है। अगर R की जगह भी वो आपको 0 दे दे तो इसका मतलब है फिर वो सेट होगी। लेकिन अगर दोनों में वो कोई भी एक 1 लिख देता है तो इसका मतलब होगा कि वो रीसेट स्टेट में होगी। ये अगर आपको वो नोर बेस या एक्टिव हाई के हवाले से क्वेश्चन पूछता है और SR की कोई भी वैल्यू दे सकता है तो आप उसमें उसका आंसर जो है वो पिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नैंड बेस जो है उसे खुद देख लीजिएगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, उसके हवाले से भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास OLMC कंसिस्ट ऑफ अ डैश। OLMC जो है ये किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, तो ये भी मैं आपको नोट से दिखा देती हूँ। ये देखें, OLMC कंसिस्ट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। इस पर फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, ये मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास OLMC है, इसमें हम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ करते हैं
और ट्राई स्टेट बफर भी इसके अंदर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल एरे यूज़ होती हैं और ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन के अंदर अगर वो इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको दे देता है तो वो आंसर आपने पिक कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास इनमें से उसने सिर्फ फ्लिप फ्लॉप का ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, हम यहाँ से फ्लिप फ्लॉप का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर वो आपको बाकी ऑप्शन जो है वो देता है, जैसे अगर फ्लिप फ्लॉप की बजाय वो आपको मल्टीप्लाई 1 to 4 मल्टीप्लेक्सर दे देता है, या 1 to 2 मल्टीप्लेक्सर, या सिर्फ मल्टीप्लेक्सर लिख देता है, या इसी तरह वो कह देता है कि प्रोग्रामेबल एरे का आपको ऑप्शन दे देता है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो भी करेक्ट हो वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये सारे मिड टर्म के हैं। और प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक हैज़ डैश इनपुट्स एंड डैश आउटपुट्स। प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक जो होती है, यानी कि PAL जिसे कहा जाता है, उसके अंदर कितने इनपुट्स होते हैं और कितने आउटपुट्स होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ये PAL की डायग्राम है। तो इसके अंदर आप 1 2 to n जितने मर्जी इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है। और इसके आउटपुट्स भी जो है वो 1 2 to m, यानी कि आपको मल्टीपल आउटपुट्स भी मिल जाते हैं। तो यानी कि इसमें हम मल्टीपल इनपुट्स दे सकते होते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन, ये PAL क्या है, GAL क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़े आगे क्विज़ किसी में जाके डिटेल से बता दूंगी। तो यहाँ हमसे सिर्फ यही पूछा हुआ है कि इनपुट और आउटपुट कितने होते हैं। तो आपके मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं और मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। तो ये D ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इक्वलेंट ABEL नोटेशन बूलियन एक्सप्रेशन A+BE इज़ A+B को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ABEL के अंदर जो एक्सप्रेशन सिंबल हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो गेट्स के अंदर हम प्लस जो है वो और गेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर इस एक्सप्रेशन में प्लस यूज़ हुआ है और वो और गेट का था, तो हमें और गेट की सिंबल लगानी पड़ेगी। और गेट की सिंबल हमने देखा था कि वो हैश है। तो देखिए, हम प्लस की जगह हैश लगा देंगे और ये हमारा C वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो डॉट लगा देता, और डॉट आप जानते हैं कि वो एंड का है, तो फिर हम एंड का सिंबल यानी कि ये वाला लगाते और यहाँ पे हम एंड लगा देते, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता। तो इस तरह से भी वो आपको एक्सप्रेशन दे के उसके हवाले से भी आपको क्विज दे सकता है, ये भी आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर प्रोग्रामिंग द इन सिस्टम PLDs कंसिस्ट ऑफ। जो प्रोग्रामेबल हमारे पास होते हैं उनके अंदर PLDs किस चीज़ पे कंसिस्ट होते हैं, वो 4 वायर होते हैं। 4 वायर जो हैं वो PLDs होते हैं। ये आपके पेज 194 पे एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ये मिड टर्म का ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है SR लैच कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग डैश गेट्स। जो हमारे पास लैचेस होती हैं, SR लैच जो है वो कौन से गेट से मिलके बनती है। देखिए, हमारे पास जितनी भी लैचेस हैं वो एंड और गेट्स को मिला के ही बनाई जाती हैं, ठीक है। इनको डिटेल में भी हम बाद में देख लेंगे। अभी जो है वो मैं अगर शो करवा दूँ, ये देखें, ये हमारे पास जो पैल है इसमें भी अगर आप देखें तो एरेज यूज़ हुए हैं, एंड एरे और एरे। इसी तरह जो लैचेस होती हैं उनके अंदर भी हम एंड और गेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो लैचेस का पूछता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि एंड और गेट्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये बाकी आपके जो हैं ये मिड टर्म के हैं। तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपने फाइनल टर्म के पास पेपर्स में। तो ये हम अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये है GAL इज़ एन एक्रोनिम फॉर, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि GAL जो वर्ड है इसका आपका सिनोनिम क्या है। तो देखें, GAL जो है इसका सिनोनिम तो जो है वो जेनेरिक एरे लॉजिक है। लेकिन ये क्या चीज़ होती है, मैंने आपसे कहा था कि PAL PLA क्या है, ये मैं आपको बता दूंगी। तो हम यहाँ पे इन्हें डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखें, जो हमारे पास 4 तरह के जो हैं वो
PLDs होती हैं, PROM, PLA, PAL और GAL, ठीक है। PROM जो है इसमें फिक्स्ड एंड जो होता है ना आपका एरे, आप इसमें एंड एरे यूज़ होती हैं और एरेज यूज़ होती हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। ये एरेज क्या हैं, इन सब की डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब ना गेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं और जब हमारे सर्किट बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाते हैं, तो उन सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए ये इस तरह से एरेज यूज़ की जाती हैं। इनमें क्या होता है कि आप जो है इन दो एरेज को यूज़ करके एंड और गेट एरे को यूज़ करके आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं और आपको उसके लिए बहुत सारे गेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसके अंदर जो है ये स्विचेस होते हैं, आप किसी स्विच को जिसको चाहिए उसको लगा देते हैं और जो स्विच नहीं चाहिए होता उसको जो है वो आप ख़त्म कर देते हैं। तो आपके पास जो है वो एक इस तरह से आप इसे प्रोग्राम करके ना, ठीक है, ये प्रोग्राम करना होता है। प्रोग्राम करते हुए हम इसके जो स्विच चाहिए वो लगा देते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा देते हैं। तो फिर प्रोग्राम करके तो हम इससे कोई भी किसी भी तरह का क्रिटिकल सर्किट भी हो तो उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दो जो हैं वो हमारे ये पूरी जो है ये आपको देखें 3 एंड गेट यूज़ करके एक एरे बनाई हुई है। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि इसके अंदर हम एक या तो एंड एरे यूज़ करते हैं या और एरे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले पी रोम होता है, पी रोम के अंदर एंड एरे जो होता है वो नॉन प्रोग्रामेबल होता है, वो फिक्स्ड होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, खुद प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन जो और एरे होता है इसे हम प्रोग्राम कर सकते होते हैं। उसके बाद हमारे पास PLA आता है। PLA के अंदर हम अपनी एंड एरे को भी प्रोग्राम कर सकते होते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो मर्ज़ी उसमें स्विच ऐड कर लेंगे, रिमूव कर दें। और प्रोग्रामेबल और एरे, जो और एरे है उसे भी आप प्रोग्राम कर सकते होते हैं। उसके बाद PAL आता है। PAL के अंदर आप एंड एरे जो है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन और एरे आपका फिक्स्ड होता है, इसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते होते। GAL जो है ये आपका एज इट इज़ PAL की तरह ही होता है। इसमें आप एंड एरे को जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन और एरे को प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाले 3 हैं इसमें अगर आपने एक दफ़ा प्रोग्रामिंग कर दी, जैसे पी रोम की अगर बात करें तो पी रोम में हम और एरे को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसे अगर हमने और एरे को एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर लिया, और बाद में हमें मालूम हुआ कि नहीं ये सर्किट जो है ये गलत है, हमें दोबारा से इसे प्रोग्राम करना है, तो आप इसी एरे को दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते। आपको ये फिर एक नई डिवाइस लेनी पड़ेगी और फिर उसे प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों बिल्कुल इसी तरह है, इसमें आप एक दफ़ा प्रोग्राम करने के बाद दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन GAL की ये ख़ासियत है कि इसमें आप रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोग्रामिंग गलत हो गई है तो आप दोबारा से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले तीनों के अंदर अगर आपने एक दफ़ा कोई फ्यूज़ लगा दिया है या फ्यूज़ कोई ख़त्म कर दिया है तो दोबारा आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चारों जो हैं मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दी। इन चारों के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस हवाले से बहुत सारे आ जाते हैं कि PLA के अंदर कौन सा एरे जो है वो प्रोग्रामेबल होता है, कौन सा नॉन प्रोग्रामेबल होता है। GAL के डिफरेंस पूछ लिया जाता है क्या है, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इन चारों में, तो वो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको एक नाम बताया हुआ है, कहता है कि हैज़ टू इनेबल इनपुट पिन्स विच आर डैश एंड डैश। हमारे पास इसमें 2 इनेबल इनपुट्स होती हैं, उन इनेबल इनपुट्स के नाम क्या हैं। तो अगर आप यहाँ अपने नोट्स पे देखें तो ये देखें, ये हमारे पास है, इसके इनेबल इनपुट्स जो हैं EN मीन इनेबल होता है, ठीक है। तो इनेबल T है और इनेबल P है, दो इसके अंदर जो हमारी इनेबल इनपुट्स हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें इनेबल P और इनेबल T वाला ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ना। ये आपके मिड टर्म से है। एक्चुअल में क्या है कि जो पहले जो फाइनल टर्म के पेपर्स होते थे उसमें मिड टर्म का सिलेबस भी इंक्लूड होता था, तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म के सिलेबस में भी दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, तो अब हम मिड टर्म के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एन 8-bit सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर contain the value 8 dash clock signals will be required to shift value completely out of the register.
इसके अंदर वो बात कर रहा है कि हमारे पास एक रजिस्टर है विच इज़ सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को सीरीज़ की रो में वैल्यूज़ होती हैं उनको एंटर करते हैं, बिट्स जो होती हैं, और वो हमें पैरेलल की फॉर्म में आउटपुट देता है। ठीक है, रो सीरियल आप जानते हैं सीरीज़ की फॉर्म में, यानी कि एक रो टाइप फॉर्म में आप की वैल्यूज़ होंगी जो आप पुट करेंगे, और पैरेलल जैसे कि वो ऐसे बराबर जो वैल्यूज़ होती हैं इक्वली, जैसे ये अगर दो एरो पैरेलल कहें तो ये देखें एक साथ मूव कर रहे हैं तो ये दोनों हम पैरेलल होंगे। तो इस तरह 8 वो कहता है कि एक शिफ्ट रजिस्टर है जिस 8 बिट रजिस्टर है वो, उसमें हम सीरियल में डाटा जो है वो बिट्स इनपुट करते हैं और पैरेलल में वो हमें आउटपुट देता है। तो कहते हैं उसके पास एक वैल्यू है 8, तो उसको अब उसने सीरीज से पैरेलल में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए उसे कितने क्लॉक सिग्नल्स चाहिए कि वो कम्प्लीटली जो है उसे शिफ्ट कर लें। तो देखें एक क्लॉक सिग्नल जो है वो एक वैल्यू को शिफ्ट करता है, तो एक बिट को शिफ्ट करता है। हमारे पास कितने बिट रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है, तो कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए हमें 8 क्लॉक सिग्नल्स चाहिए होंगे ताकि हम 8 बिट्स जो हैं 8 बिट डाटा को सीरीज से पैरेलल में शिफ्ट कर लें। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है विच इज़ 8 क्लॉक सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारा मिड टर्म का है, इसे हम स्किप करेंगे। और ये क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट विल बी आउटपुट स्टेट व्हेन j इज इक्वल 1, k इज इक्वल 0 एंड CLR इनपुट इज एक्टिव। कहता है कि अगर आपकी जो CLR है वो एक्टिव है और आपकी j की वैल्यू 1 है, k की 0 है, तो आपने बताना है कि आपकी आउटपुट स्टेट यानी कि q की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब भी हमारी जो है ना CLR जब ये एक्टिव होगी, अब जब भी CLR एक्टिव होगा तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं वो रीसेट हो जाएंगी। जब हमारी वैल्यूज़ रीसेट हो जाएंगी तो हमारा जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा CLR एक्टिव होगा तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा, लेकिन अगर CLR एक्टिव नहीं होगा फिर हम चेक करेंगे, फिर हमारा जो आंसर है वो J और K की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा। यही चीज़ ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई है। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ऐसा होता है कि व्यूज़ तो हमारे जो हैं वो थाउजेंड्स में आ जाते हैं, आप अपना काम तो कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हम आपके लिए इतनी सारी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ज़रूर किया करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे मिड टर्म का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, that counters as the name indicates are not triggered simultaneously। ठीक है, कहता है कि काउंटर्स, हमारे पास दो तरह के काउंटर्स होते हैं, या तो वो सिंक्रोनियस होते हैं या एसिंक्रोनियस होते हैं। तो कहता है कि आपके कौन सा काउंटर है जिसमें ट्रिगर जो है वो सिमिल्टेनियसली नहीं होती। अब देखें मैं आपको दोनों जो है काउंटर्स उनके बारे में बता देती हूँ। सिंक्रोनियस काउंटर्स हमारे पास इस तरह होते हैं, हम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं। तो सिंक्रोनियस के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन्हें हम जो है एक क्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एसिंक्रोनियस को भी हम क्लॉक से कनेक्ट करते हैं, यहाँ भी हम फ्लिप फ्लॉप्स बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जो अगर फ्लिप फ्लॉप्स बने हुए हैं तो क्या होता है कि जब हमारे पास जो है सिंक्रोनियस की बात करते हैं, तो अगर ये हमारे पास क्लॉक सिग्नल है तो इस क्लॉक सिग्नल को हम सब के साथ इक्वली जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, ये क्लॉक सिग्नल यहाँ से सब फ्लिप फ्लॉप्स के साथ शेयर हो रहा होता है, यानी कि क्लॉक सिग्नल जो भी आएगा यहाँ से हम जो भी वैल्यू ट्रिगर करेंगे, कुछ भी जो भी ट्रिगर करेंगे वो ट्रिगर सब पे होगा। ठीक है, इसलिए वो ट्रिगर जो है वो सिमिल्टेनियसली होता है। लेकिन एसिंक्रोनियस इस तरह होता है कि यहाँ पे क्लॉक सिर्फ फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्ट होता है। अब फर्स्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपना काम करने के बाद जो आउटपुट देता है, यानी कि हमारा क्लॉक जो ट्रिगर करेगा वो सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को करेगा,
फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप अपना काम करने के बाद आउटपुट देगा और उस आउटपुट से अगले वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर होगा, और फिर ये अपना काम करने के बाद अगले वाले को ट्रिगर करेगा, ठीक है, और फिर इस तरह ये करने के बाद अगले वाले को ट्रिगर करेगा। तो सिंक्रोनियस में क्या होता है कि एक ही ट्रिगर जो है वो सारे फ्लिप फ्लॉप पर सेम होता है, लेकिन एसिंक्रोनियस के अंदर जो है वो ट्रिगर सेम नहीं होता। इसलिए उसने पूछा है कि ऐसा कौन सा काउंटर है जिसके अंदर ट्रिगर सेम नहीं होता, तो वो हमारे पास एसिंक्रोनियस है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है dash is said to occur when multiple internal variables change due to change in one input variable। कह रहा है कि ऐसा कौन सी कंडीशन है या जिसके अंदर क्या होता है कि अगर एक इनपुट वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए तो उससे इंटरनल मल्टीपल वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास रेस कंडीशन होती है। रेस कंडीशन देखें इस तरह होती है कि अगर हम अपनी वैल्यूज़ जो होती हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक सेम वैल्यू को शेयर कर रहे होते हैं, उसे सिंक्रोनाइज अगर ना किया जाए अच्छे से तो हमें रेस कंडीशन वाली इसके अंदर जो है वो सिंक्रोनियस प्रॉब्लम की वजह से ही रेस कंडीशन हमारे पास आती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास रेस कंडीशन होगा। लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो हम बाकी डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह पार्ट 2 और पार्ट 3 में करेंगे। तो अभी तक इसे इतना ही रहने देते हैं। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, और आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।